वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 20 फरवरी, थर्सडे है। देख लेते हैं आज कौन से आर्टिकल हैं। देखिए अभी ना एक्चुअली जो मिस्टर शेख तमीम बिन अहमद अल हैं, ये कतर के हेड हैं, ठीक है। तो ये ना अभी इंडिया के विज़िट पे आए हैं, तो उस पर ही एक आर्टिकल है। ऑल्दो यहाँ पे भी और एक्सप्लेनेशन पेज पे भी पूरा अच्छा खासा बता रखा है कि किस तरीके से इंडिया और कतर का रिलेशन है, किन किन चीज़ों में हमने जो है इनके साथ पार्टनरशिप कर रखी है या एमओयू साइन कर रखा है। इसके अलावा रीजनल जो कंट्रीज़ हैं कतर के आसपास के, जिसको हम जीसीसी कहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ है ना, गल्फ़ यूनियंस जो हैं, उनके साथ कैसा रिलेशन है, और अगर उनके साथ अच्छा नहीं है तो फिर इंडिया और गल्फ़ के अदर नेशंस के साथ कैसा रिलेशन होता है, क्योंकि इंडिया और कतर का रिलेशन काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है यहाँ पे। तो उस बेस्ड पूरा आर्टिकल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉन्जी स्कैम हुआ है महाराष्ट्र में, ऑल्दो ये 1 महीने पहले का न्यूज़ था, उसका अपडेशन मिला है, क्या है मैं बताती हूँ आगे। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक आर्टिकल सेम दुनकी रूट, आपको पता है सेंट्रल एशिया वाला जो नॉर्थ अमेरिका और सदर्न अमेरिका के जो बीच वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो जैसे ये जो पनामा वाला रीजन है, यहाँ से मैक्सिको में एंटर करते हैं लोग। इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा जो है लोग नए रूट को देख रहे हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो वो एक इस पर एक आर्टिकल है, आई डोंट थिंक सो एग्जाम में आएगा ये। खैर इसके अलावा यहाँ पे सी आइस कवर जो है काफ़ी ज़्यादा डिप हो गया है। देखिए फ़र्क है सी आइस कवर और जो हम ग्लेशियर्स पढ़ते हैं या फिर हम पढ़ते हैं जैसे कि जो स्नो शीट्स होती हैं, वो डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो वो इस पर एक आर्टिकल है, देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1। और यहाँ पे जो KIIT जो इंस्टीट्यूशन है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी उड़ीसा में, वहाँ पे आपको पता है एक सुसाइड केस हुआ है। एक लड़की का जो सेकेंड ईयर, आई थिंक थर्ड ईयर बीटेक में थी, है ना। ये इशू आपको पता होगा, तो उस पर भी थोड़ा बात डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कतर के जो हेड है मिस्टर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, ये इंडिया के विजिट में आए हैं। तो ये बहुत ही एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के साथ और रिलेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अभी जो है 18 फरवरी को भी 2 दिन पहले ही जो है इंडिया और कतर ने एग्री किया है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कि हम आने वाले टाइम पे आपस में दोनों देश मिलकर कम से कम 14 बिलियन से लेकर 28 बिलियन तक नेक्स्ट 5 ईयर में हम इस चीज़ को जो है ट्रेड के थ्रू हम अचीव करेंगे। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कतर इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में 10 बिलियन का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टैक्सेशन का भी अवॉइडेंस किया जाएगा दोनों के ही कंट्रीज़ के द्वारा, स्पेशली इकोनॉमिक कॉपरेशन यूथ अफेयर्स के लिए। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पे पर्सनली जो है इन्फेसाइज़ किया है कतर को रेस्ट ऑफ द गल्फ नेशंस में, क्योंकि कतर जो है इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक सपोर्टर है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसको LNG बोलते हैं, वो सप्लायर का बहुत बड़ा सप्लायर है कतर इंडिया के लिए, ठीक। इसके अलावा फरवरी 2024 में भी कतर इंडिया ने अभी इंडिया के साथ कतर के साथ जो है LNG साइन किया है कि इंडिया को वो अब जो है आने वाले 20 साल तक जो है LNG सप्लाई करेंगे, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे जो और भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे तो गल्फ नेशंस के साथ, जैसे कि इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट ले लो या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ले लो, या उनके मीडिएटर जो रीजनल में भी जो हमास या इजराइल, या फिर जो अभी सीरिया का भी जो अटैक हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे मीडिएटर का काम किया है कतर ने, उसको और मैं आगे आर्टिकल में बताऊँगी आपको। यहाँ पे नियरली अगर आप बात करोगे कि जो 8 लाख इंडियंस हैं कतर में, हमारे इंडिया की तरफ से जो लोग माइग्रेट होके गए हैं हेल्थ केयर में, सर्विस में, और भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर हैं कंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया के द्वारा कतर के साथ रिलेशनशिप को और अच्छे एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही है पूरे वेस्ट एशिया से, ठीक है। और इसके अलावा ये मीट पहले 2022 में राइटर्स में बता रहे हैं कि इंडिया और कतर का रिलेशन कितना बेहतर है। इस चीज़ की जो टेस्टिंग है वो 2022 में भी हुआ था। देखिए आपको पता है ये बहुत बीच में विवाद हुआ था कि हमारे 8 नेवी पर्सन जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया कतर ने, कि उन्होंने जो है चीट किया है, यानी ये कहीं ना कहीं ये जो है एक एजेंट का काम कर रहे थे, जो सीक्रेट्स है उनको डिलीवर करने में, और कुछ इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट कर रहे थे। ये एलिगेशंस इन पर लगाया गया, 8 लोग थे ये, ठीक है। ऑल्दो अब ये केस सॉर्ट हो गया, इसमें से 7 लोगों को तो रिहा कर दिया है कतर ने। इस चीज़ को रिहा करने में इंडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। बाकी एक जो पर्सन है वो अभी भी जो है, जो मेन जिनका माना जाता है इस पे, उनके ऊपर केस चल रहा है। ऑल्दो यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि इंडिया के द्वारा कि उन्हें भी जो है आने वाले टाइम पर रिहा करवा दिया जाएगा, क्योंकि पता है जब ये केस आया था ना तो सीधा कतर ने तो बोल दिया था कि डेथ पेनाल्टी होगी।
ठीक है। तो इस चीज़ को ताकि रिलेशन भी बिगड़े ना और हमारा भी काम हो जाए, इसमें इंडिया ने काफ़ी बेहतर कोशिश किया। और अभी अगर आप 2023 का भी देखोगे तो कतर का टॉप 3 एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन में हम इंडिया 3rd नंबर पे आते हैं। तो दैट मीन्स हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे दो नेशंस के साथ और आगे बढ़ाने के लिए। हम ऑलरेडी इंडिया के द्वारा यहाँ पे फार्मास्यूटिकल, IT सर्विस, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर्स और भी जो है कतर के मार्केट्स को एक्सेस कर पाए हैं इंडिया अपने जो है प्रोडक्ट्स के द्वारा। और कतर भी इम्पोर्ट्स करता है, ठीक है। और दिल्ली से ट्रेड डेफिशिट, ऑल्दो ट्रेड डेफिसिट है कतर का, इंडिया का ज़्यादा बेनिफिट है इनमें, लेकिन यहाँ पे और होप की जा रही है इसको और बेनिफिट करने के लिए, ठीक है। तो इसके आगे का भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इसमें जैसे इसमें बताया जा रहा है कि देखिए ये थोड़ा सा हिस्ट्री है, ऐसा नहीं है कि ये विजिट पहली बार है, 2015 में भी ये विजिट हुआ था, ठीक है। उस समय ही जो है कतर का एक विजन था कि कतर विजन 2030 में, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया को कॉपरेट करना होगा कतर के इस विजन को अचीव करने में, ठीक है। ये आपस में बायलैटरल रिलेशंस होते हैं कुछ कुछ अलग अलग नेशंस के, राइट। तो आने वाले अब देखिए 10 साल हो चुके हैं इस विजिट को, तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से भी काफ़ी अच्छा खासा जो है यहाँ पे कतर के विजन में भी फोकस किया गया है। जैसे मान लीजिए जैसे कतर का जो है कोई जैसे LNG है, लिक्विड नेचुरल गैस है, आप सोचिए इसका बहुत बड़ा सप्लायर जो है इंडिया है, मतलब वो इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जब फर्स्ट टाइम इस पे सत्ता में आए थे तो 2015-16 में भी उनकी विजिट रही थी। काफ़ी अच्छा खासा कतर के साथ जो है अश्योर किया गया था, जो है हम उसके साथ रिलेशंस को और बढ़ाने के लिए कतर को बोला गया था कि आप अपने लेबर जो लॉज है, फॉर्म्स हैं जो, क्योंकि क्या होता है कि देखिए कतर में थोड़ा सा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनका अलग चलता है ना, इंडिया का अलग है। तो यहाँ पे जो है लेबर लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे अगर आपने गलती करी तो बहुत ही, मतलब आप सोचो ना, नेवी के ऑफिसर्स को पकड़ के सीधा फांसी लगा दिया बिना इन्वेस्टिगेशन, मतलब ज़्यादा कुछ किए ही, राइट। तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे। तो इन चीज़ों को सुधारोगे तभी तो जो बाकी नेशंस का माइग्रेंट है वो आके आपके देश में और इन्वेस्ट करेगा और के ग्रोथ में और जो है हाथ बटा सकता है। तो यहाँ पे इंडिया ने अपनी तरफ से भी बात रखी। और यहाँ पे ऑल तो देखिए इंडिया ने बीच में एक बार क्या है कि पेट्रोनेट जो इनका बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको थोड़ा ब्रीच भी किया। पेट्रोनेट जो गैस से रिलेटेड है उसमें इंडिया को पेनल्टी भी भरनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने जो है रिलेशनशिप को बुरे होने से बचाया। इवन देखिए अभी जब 2023 में दिसंबर में COP28 में जब क्लाइमेट समिट हुआ था दुबई में ही, ठीक है, कतर ने लीड किया था, तो वहाँ पे जो डेथ सेंटेंस अनाउंस कर दिया था इंडियन नेवी के वेटरन्स को, उन्हें डेथ सेंटेंस से जेल की सज़ा में शिफ्ट करने में काफ़ी बड़ा रोल इंडिया का रहा था। इस समिट्स के आसपास काफ़ी पुश किया गया उन्हें, है ना। मतलब वही यही तो डिप्लोमेसी होती है ना कि आप अपने देश को भी बचाना है, आपके देश के सिटीज़न को भी बचाना है, आपको रिलेशन को भी नहीं बिगाड़ना है इंटरनेशनल रिलेशन लेवल डायस्पोरा पे, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा काम, बेहतरीन काम जो है इंडिया ने कतर के साथ भी किया है और सामने वाले को भी जो है लॉस ना हो। और सेम अगर हम कतर की बात करें तो देखिए कतर भी कोई कम नहीं है। कतर का अगर आप देखोगे ना 17 से 21 के बीच में उसके आसपास के जो गल्फ नेशंस है ना, जैसे बहरीन है, UAE है, ठीक है, ओमान है ना, यमन है, और भी जो नेशंस है सऊदी अरेबिया, इनके साथ ना रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं। जैसे मान लो, जैसे मैं बताऊँ इसका रिलेशन क्यों अच्छा नहीं है, जैसे अगर आप और आगे देखोगे तो जैसे ना, जैसे हमास ग्रुप है ना, ट्रुप है जो स्पेशली ईरान को सपोर्ट करता है, इजराइल के अगेंस्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है इजिप्ट पे भी अटैक करता है। इसके अलावा जैसे तालिबान एक ग्रुप हो गया, अफगानिस्तान में अभी पूरा रूल इस तालिबान का ही है। तो कतर ना इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपना रिलेशन बना के रखता है, क्योंकि ये बोलते हुए कि ये मुस्लिम है और ये हम सब एक ही ग्रुप के लोग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो बाकी ग्रुप नेशंस है ना, जैसे UAE, इजिप्ट, बहरीन, इनको नहीं पसंद आता। स्पेशली अब जैसे इजराइल है, इजराइल भी इन्हीं गल्फ नेशंस का मेंबर है, लेकिन ये USA के सपोर्टर में, और USA के और हमास का, तालिबान का 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन कतर का रिलेशन इन दोनों के साथ अच्छा है, ठीक है। तो कतर का अपने आसपास के सराउंडिंग नेशंस के साथ भी बहुत ज़्यादा एक खींचातानी चलती ही रहती है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी कतर ने सबके साथ एक अलग रिलेशन बनाया है ना, सबके साथ बेहतर किया। और इंडिया जो है पूरा वेस्ट एशिया के साथ, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, या फिर यमन हो, ओमान हो, इन सारे नेशंस के साथ अपने बायलैटरल रिलेशंस को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल राइटर बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कतर ने, जब तालिबान ने, अब जैसे आपको पता है 2020 या 21 के आसपास USA ने जैसे ही अफगानिस्तान छोड़ा, तालिबान ने पूरा अटैक कर लिया था अफगानिस्तान को, है ना। और कतर का सपोर्ट भी था। और कतर का कैसा सपोर्ट था, अब सोचिए कतर में तालिबान का ऑफिस भी है, 2020 के बाद तालिबान ने ऑफिस भी बनाया कतर में। तो इससे तो और उसके आसपास के रीजन्स के जो पड़ोसी हैं वो नाराज हो गए। लेकिन यहाँ पे अब इंडिया के लिए था कि भैया कतर के साथ भी रिलेशन को मेंटेन बनाना है। और सोचिए कतर के सपोर्ट से ही ना
हम तालिबान के साथ एक अच्छा रिलेशन बना पाए। देखिए इंडिया ना कोई पर्टिकुलर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ तो कोई ऐसा नहीं है कि भैया हम हमास या तालिबान के साथ बना के रख रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में हमारा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। आप सोचिए 2006 से हमारा इन्वेस्टमेंट है। हमने अफ़गानिस्तान का जो पार्लियामेंट है वहाँ पे 2 से 3 करीब बहुत बड़े बड़े जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने इन्वेस्ट किए हैं। इंडिया का बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान में। तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि तालिबान ने अटैक कर लिया तो हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट चला गया और हम बिल्कुल चुप बैठ जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तालिबान के साथ रिलेशन बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ में कतर ने बहुत सपोर्ट किया है इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पे कतर के रिलेशन की वजह से ही इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वो मिस्टर दीपक मित्तल, इनके द्वारा तालिबान के साथ जो है एक अच्छा कॉन्टैक्ट बन पाया कि हाँ बुरा नहीं तो एटलीस्ट बहुत अच्छा भी नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे वाला है। तो मोर रिसेंटली अभी कतर के द्वारा अभी जैसे अभी गाजा स्ट्रिप पे जो अटैक्स हो रहे थे, इजिप्ट पे हो रहे थे, उसमें बहुत ही बड़ा एक मीडिएटर का रोल जो है कतर ने किया है। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो इजराइल में जो असद है मिस्टर, है ना, बशर अल असद, है ना, उन्होंने सीरिया छोड़ दिया था। इससे पहले इन्होंने 2023 में भी छोड़ा था, अटैक हुआ था तो, ठीक है। तो उस क्योंकि देखिए मिस्टर बशर अल जो है ना सीरिया के हेड है, प्रेसिडेंट है, उनका और कतर का बनता नहीं है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सीरिया में सिविल वॉर ना हो जाए। और आपको पता है 2013 के आसपास सिविल वॉर भी बहुत लंबे टाइम तक चला सीरिया में। तो इनमें मीडिएटर का काम भी जो है कतर करता है कि हाँ हमें भैया नुकसान नहीं पहुँचना, लेकिन आपस में रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलना है। तो इस तरीके से दोहा ने अपने रिलेशंस को बना के रखा है, जिसके साथ साथ इंडिया ने भी अपना दोहे के साथ बना के रखा हुआ है। इसके अलावा इंडिया ने अपने जैसे मुंड्रा और नाहवा जो शेवा पोर्ट है ये बिगन हुआ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया कतर ने। अभी 3 साल से सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। और दोहा में इन्होंने क्या किया, दोहा यानी कतर की कैपिटल, ठीक है। जैसे इंडिया को हम न्यू दिल्ली से प्रोनाउंस करते हैं, है ना, जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात होती है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट न्यू दिल्ली करता है, आपका कैपिटल ही करता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कतर ने 2018 से कि बोला है कि जो भी नॉन माइग्रेंट या नॉन सिटीजन है ना कतर के, जैसे बाहर से आते हैं, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे चाइना से हो या यूएसए कहीं से भी हो, उन्हें फ्री एजुकेशन सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में एक्सटेंड करने के लिए उन्हें भी उस चीज़ का फ़ायदा हो, यहाँ पे कोशिश की जा रही है, वहाँ पे वर्क हो रहा है। इसके अलावा कतर और 80 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया के साथ भी अपने रिलेशनशिप को और बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में ना यहाँ पे जो मिस्टर क्रिश्चियन कोर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी एक बुक में भी कतर एंड गल्फ क्राइसिस 2020 में भी ये चीज़ मेंशन करे कि कतर बहुत कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से भी अपने आसपास के जितने भी अरब इजराइल, अरब ईरान, अरब गल्फ के साथ जो है रिलेशंस एज मच एज पॉसिबल्स को और पॉजिटिवली काम करने के लिए, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि इंडिया और कतर के रिलेशनशिप अब कैसे हैं। देखिए काफ़ी अच्छा है, नो डाउट बीच बीच में कुछ ना कुछ अनमन होती रहती है। जैसे अभी इंडिया ने क्या किया, जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें कतर को छोड़ के बाकी सारे वेस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं, तो उसमें कतर को नहीं ऐड किया गया था। तो उसमें थोड़ा सा कतर नाराज़ भी था, लेकिन इंडिया उसमें था उस ऑर्गेनाइजेशन में, इस कॉरिडोर में। तो लेकिन फिर भी जो है इस पर थोड़ा सा क्रिटिसाइज फेस करना पड़ा इंडिया को। लेकिन यहाँ पे जो है बात थोड़ी बहुत उसी में ही मतलब मेंटेन रही, ज़्यादा कोई बहुत इशू नहीं हुआ। इसके अलावा अगर आप कतर की बात करो, इंडिया और कतर के ट्रेड पार्टनर्स की बात करोगे, तो यहाँ आपस में दोनों एक दूसरे को जैसे 14 बिलियन का फ़ायदा देते हैं, नियरली ट्रेड करते हैं। 2024 का है। और आपको पता है जब अभी बाइडेन के रूल में भी जब रशिया पे सैंक्शंस लगा दिया था यूक्रेन पे अटैक करने की वजह से, तो रशिया, अब जैसे रशिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है भैया इंडिया का, सॉरी एक्सपोर्टर है ऑयल के लिए, इंडिया वेस्ट एशिया रशिया जैसे नेशंस पे भी डिपेंडेड है। तो उस समय ना कतर ने जो लिक्विड नेचुरल गैस है ना, स्पेशली एलएनजी है ना, उसको सप्लाई करने में बहुत बड़ा सपोर्ट किया था इंडिया का। और अभी 20 साल का भी एक साइन हुआ है इंडिया और कतर के बीच में, वो आने वाले 20 साल तक एलएनजी सप्लाई करेगा इंडिया को। और अभी जो है 20 साल की वजह से क्या होता है कि एलएनजी का जब से नियरली उसकी वर्थ है 20 साल तक 78 बिलियन, जिसके वजह से हमने कम से कम 6 बिलियन वर्थ जो है बचाया है, अगर हम हर साल बिना इस एग्रीमेंट के अगर हम एलएनजी का सप्लाई बनाए रहते हैं। मतलब वही बात है ना, थोक में अगर आप लेते हो तो थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिलता ही है ना। तो वही सेम वैसी वाली बात हो गई। तो मिस्टर जो अमीर अभी जो विजिट पे आए हैं इंडिया के, तो उन्होंने अभी डिसाइड किया है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और बढ़ाना है इंडिया और क्या बोलते हैं कतर के बीच में। इसके अलावा वर्ल्ड स्ट्रैटेजिक, जैसे कि इंडिया यूएई, इंडिया सऊदी अरब इंटरैक्शन है, वैसे ही इंडिया कतर के डिप्लोमेटिक एक्सचेंज को भी जो है 5 से और बेहतर बनाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने बताया कि अभी कतर इन्वेस्टमेंट करेगा 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है ना, दोनों साइड से होगा नियरली 28 ओवर आने वाले 5 साल तक जो है 28 बिलियन की स्ट्रैटेजी होने वाली है ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है।
यानी एक सिग्निफिकेंट एक्सपांशन देखने को हमें मिलेगा आने वाले दोनों नेशंस के बीच में। स्पेशली एमओयू साइन होगा बिजनेस एसोसिएशन से लेकर, कन्फेडरेशन से लेकर, इंडियन इंडस्ट्री से लेकर, कतर के जो एयरलाइंस है और भी चीज़ें हैं उसमें। तो होप सो ये अच्छा ही रहे, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया। एक बार आप मैप एक बार देख लीजिएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, ग्लोबल सी कवर जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप हो गया। जैसे आपको पिक्चर से मैं सिंपली दिखाऊं, पहली बात तो मैं बताती हूँ कि ग्लोबल सी कवर क्या होता है। देखिए हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा जो अंटार्कटिका है, आर्कटिक है, ये जो ओशियन है, यानी जो ये ग्लेशियर्स के रीजन्स हैं, ये मेल्ट हो रहे हैं, है ना। ग्लेशियर्स अलग होते हैं, आइसबर्ग्स अलग होते हैं, आइस शीट्स अलग होते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सी आइस। सी आइस स्पेशली जो आइस ओशंस होते हैं ना, उसमें आइस की जो लेयर्स होती हैं उनका जमना, ठीक है। ये स्पेशली आपका जो दिसंबर, जैन और फेब में ये जमा रहता है। और ये क्या रोल करता है इन आर्कटिक और अंटार्कटिका के अलावा, ये पूरे अर्थ के जो हीट है, यानी जो एवरेज टेम्परेचर है, उसको रिड्यूस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए आर्कटिक और अंटार्कटिका से तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और वो ओशन में आके पानी गिरते हैं, लेकिन कुछ ओशंस आपके आर्कटिक और अंटार्कटिका के आसपास के जो सीज है, यहाँ पे बर्फ जमते हैं, ठीक है, अपने अपने टाइम पीरियड में। जैसे नदर्न हेमिस्फेयर का जनवरी दिसंबर से लेकर फेब तक का विंटर का सीजन होता है, और यहाँ पे जुलाई जून से लेकर अगस्त तक का विंटर का सेशन होता है सदर्न हेमिस्फेयर में। टेन्योर तो अलग अलग है ना, आपको ये बेसिक तो पता होगा। तो यहाँ पे आई सी जो है, स्पेशली सी का ग्लेशियर्स का जमना सी में, तो ये बहुत बड़ा एक मेन फिनोमिना है जो आपके अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। तो ये, लेकिन यहाँ पे अभी जो है डेटा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है, इसका जो बर्फ़ का जमने का जो परसेंटेज है वो 12% डिक्रीज़ हो गया है 1981 से 2010। और अब जो अभी रिसेंट डेटा आया है, जैसे यहाँ पे कंपेयर किया गया है 23-24 को 2011-12 से भी, जैसे कहाँ देखिए ये परसेंटेज देखिए 2% स्टैंडर्ड डिवीजन है, यानी इसका और बढ़ता ही जा रहा है पहले के कंपैरेटिवली। ये 2010 के आसपास था, लेकिन अब अगर 2023-24 में देखोगे तो ये देखिए ग्रीन लेवल जो है, अब ये रीसेंट डेटा है, यहाँ पे माइनस ही हो रहा है, ये डिक्लाइन ही हो गया। जो चीज़ यहाँ पे बढ़नी चाहिए थी वो डिक्लाइन होती हुई दिख रही है। दैट मीन्स ये बहुत ही एक मतलब क्लाइमेट चेंज जिसको हम बोल रहे हैं, हमारे जो हीट वेव्स बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर्स बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, उसमें एक फेवर या फिर ये कह लो एक सपोर्ट, या फिर ये कह सकते हो कि एक फैक्टर ये भी दिख रहा है कि सी का जो आइस कवर है वो भी बहुत जल्दी मेल्ट हो रहा है, इवन बन ही नहीं रहा, फॉर्म ही नहीं हो रहा। और फॉर्म ना होने का रीज़न पता है क्या बनाना है, इन्होंने बताया कि जो ओशन का हीट है ना वो बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन है। मतलब आप ये समझो, जैसे आपको पता है जो ओशन और लैंड होता है उसमें फ़र्क क्या होता है। जो लैंड होता है वो जल्दी से गर्म होता है, जल्दी से ठंडा होता है, ये फिनोमिना है, लैंड का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक। लेकिन ओशन जो पानी होता है ना, बहुत बड़े लेवल पे ओपन ओशन सी होता है ना, इसको क्या होता है, देर से टाइम लगता है पानी गर्म होने में, और देर से ही ये ठंडा होता है ना। तो यहाँ पे क्या बताया, और इन्होंने बताया कि अगर अर्थ का सरफेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म होना, जब टेम्परेचर आपका मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस एवरेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका टेम्परेचर ही 25 डिग्री है, तो यहाँ पे इसको गर्म होने में भी उतना ही लेट लगेगा और ठंडे होने में भी ओशंस को उतना ही टाइम लगेगा। तो जब टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना, तो जहाँ आपका दिसंबर जनवरी फेब में ग्लेशियर्स को जमना था, उस समय तो आपका टेम्परेचर एवरेज मेंटेन है, तो फिर ये ग्लेशियर जमेगा कैसे, ठीक है। तो ये कंसर्न यहाँ पे जो है पूरे आर्टिकल में बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये इन्होंने बताया कि आने वाले टाइम पे हमारा जो अर्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा और वार्म होने का जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिक आर्टिकल है। तो इसके अलावा ये हाँ MPID का एक्ट में बता देती हूँ। देखिए ये पॉन्जी स्कीम या MLM स्कीम का मिक्स कह लो। MLM स्कीम आपको पता है, ये जैसे लोगों को बोलते हैं कि आप 3 लोग मिलो, फिर 3 को मिलाते हैं, फिर वो 3 मिलाते एक प्रोडक्ट को बेचते हैं, है ना। ये ऐसा एक और ऐसी पॉन्जी स्कीम है कि जैसे आपको किसी एक चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करना और आपको हाई रिटर्न मिलेगा। तो सेम ऐसे ही ना एक फ्रॉड हुआ है महाराष्ट्र में, अभी 1 महीने पहले की बात है। टॉरस करके एक ज्वेलरी शॉप है, इसने क्या किया ना, इसके कम से कम 5-6 से या 7-8 ब्रांचेस है पूरे महाराष्ट्र में, ठीक है। इवन मुंबई में भी काफ़ी अच्छा खासा इसका विंग है। तो यहाँ पे लोगों को बिलीव हो गया कि ये टॉरस अच्छी खासी कंपनी है, तो इसने बोला कि आप हमारी ज्वेलरी खरीदिए और हम हफ्ते में ना कम से कम हफ्ते में 6 से 7% का रिटर्न देंगे। मान लीजिए जैसे आपने 100 रुपये दिया, तो हम आपको वापस 107 रुपये या 106 रुपये रिटर्न करके देंगे, जो आपने मूल पैसा दिया वो भी और उसके 7 रुपये एक्स्ट्रा। ये मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ हाइपोथेटिकली।
तो मतलब आप समझ रहे हो, जबकि आप अगर आरबीआई में भी एफडी करते हो ना, जैसे नॉर्मली एफडी फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो पूरे साल भर ही 6% मिलता है इंटरेस्ट। लेकिन इसने कहा है, इस टॉरस कंपनी में बोला गया है कि आपको हर वीक में 6% मिलेगा, और महीने के 4 वीक होते हैं और साल भर के तो 56 वीक हो गए। तो आप सोचो कितना ज़्यादा हाई भैया इंटरेस्ट दे रहे हो, इतना पैसा कहाँ से आया, क्या पॉसिबल भी है? तो देखिए एक चीज़ तो साफ पता चलती है कि ये पॉसिबल भी नहीं है प्रैक्टिकली लाइफ में भी। अगर आप देखोगे कि महीने में कम से कम आपको 24% का रिटर्न मिल रहा है नियरली, अगर आप देखोगे आसपास, है ना, तो ये तो फ्रॉड है, सरासर फ्रॉड है। और लोगों ने, पता है सबसे बड़ी बात, इतना ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया ना इसमें, कम से कम बताया जा रहा है कि 13 से 15 करोड़ का जो है फ्रॉड हुआ है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं इसको 1000 करोड़, लेकिन नियरली 15 करोड़ के आसपास तो हुआ ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुद्दा क्या है, अब ये केस हो गया, अब पता चल गया लोगों को। अब बात ये है गई कि अब जैसे गवर्नमेंट ने ना, यहाँ की गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, पुलिस ने जो ये टॉरस कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी है ना, उस समय जो भी उनकी शॉप है, जो भी लैंड है, उसको सीज कर लिया है। अब बात आ गई कि भैया जो भी प्रॉपर्टी सीज हुई है, कम से कम इसका वर्थ 40 करोड़ है, तो भैया अब इस पैसे से लोगों का सेटलमेंट किया जाए। अब यहाँ पे मुद्दा ये आ गया कि इसमें एक्ट जो लगता है वो महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट डिपोजिटर फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1999 का लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही बात चल रही है कि इस एक्ट के तहत जो भी प्रॉपर्टी सीज करी गई है पुलिस के द्वारा, है ना, तो यहाँ इससे जो लोगों का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई किया जाए। ठीक है, तो अब ये एक्शंस हो रहा है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये एक्ट जो है क्या है। और एक बार 2005 में ना ये एक्ट आया था 2000 आसपास, कि अगर कोई फ्रॉड करता है, जैसे आप मान लीजिए जैसे बैंक वाले भी आपसे, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो कोलेट्रल में आपको कुछ ना कुछ गिरवी में रखना पड़ता है, कि अगर आपने वो लोन नहीं चुकाया तो आपका घर वो फिर सीज कर लेते हैं। सेम वैसे ही इस MPID का है। ऑल्दो यहाँ पे ना हाई कोर्ट ने, जो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने ना इसे स्ट्रक डाउन कर दिया था 2005 में, ये बोलते हुए कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो हड़पने का या फिर जो भी ज़मीन जायदाद है उसको लेकर वापस लोगों को बांटने का या रिकवर करने का, ये ऑलरेडी हमारे कंपनीज एक्ट और आरबीआई का जो एक्ट 1934 है उसमें है। तो फिर वापस इसको लाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन फिर वापस ये केस 2011 सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे तो तमिलनाडु का खुद का भी एक्ट है, तो इस वजह से यहाँ पे महाराष्ट्र का केस अलग है, तमिलनाडु का एक्ट अपना खुद का अलग है, स्टेट अपना एक्ट रख सकता है बियॉन्ड द कंपनीज एक्ट और आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, तो ये मामला था। इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल देखिए, ये आपको ये न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रही है, आपने देखा होगा, जो उड़ीसा में KIIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, कलिंगा, वहाँ पे एक स्टोरी तो आपको आई थिंक सबको पता होगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए, बट मैं ब्रीफ बता देती हूँ। एक कपल्स थे, ठीक है, और सेम ही क्लास के, तो उसमें लड़की ने बताया कि लड़का बहुत ज़्यादा अब्यूजिव है और बहुत गाली गलौज करी है, बहुत टॉक्सिक हो गया रिलेशन। तो इसमें यहाँ पे जब बात करी इस लड़के से, तो बहुत ही अब्यूजिव करा होगा, तो यहाँ पे लड़की ने ना एक्चुअली सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो वो थोड़ा माहौल गर्मा गर्म हो गया। तो यहाँ पे अब देखा जा रहा है कि जो लड़का है वो पॉलिटिशियन का बेटा है, किसी यूपी के मतलब लखनऊ में किसी पॉलिटिशियन स्पेशली बीजेपी पार्टी से है ना। तो इसमें स्टूडेंट्स के आपस में भिड़ गई। तो यहाँ पे कलिंगा में मेनली है ना बाहर से लोग बहुत पढ़ते हैं, बाहर से काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, स्पेशली यहाँ पे नेपाल से काफ़ी स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे इसी इशूज़ में क्या हुआ कि वही है ना, आपस में स्टूडेंट्स भी भिड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर्स वगैरह है ना, उन्होंने बहुत गलत बोला है वहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में। आपने वीडियो सर्कुलेट में देखा होगा, बहुत सारे आप देखना, बहुत ही गंदा, बहुत चीप बोला है, स्पेशली प्रोफेसर्स ने। सबसे बड़ी बात, यहाँ स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे हैं तो बात अलग है, प्रोफेसर्स ने बहुत बोला है कि नेपाल के स्टूडेंट्स के बारे में। तो ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया, इसको ऑल द पॉलिटिकली बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे नेपाल के स्टूडेंट्स को बोला कि आप स्कूल से कॉलेज से निकल जाओ, आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, ये वो पता नहीं क्या क्या ब्लेम्स करें। तो यहाँ पे राइटर जो थोड़ा सा जो है कंसर्न दिखा रहे हैं कि KIIT में कम से कम 40,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अक्रॉस इंडिया, और इसमें से 2,000 तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, और स्पेशली 40% तो लेटर फ्रॉम नेपाल से ही आता है इस कॉलेज में पढ़ने के लिए। इसके अलावा अफ्रीका है और भी सब कॉन्टिनेंट नेशन से आते हैं। ये ग्लोबल कैंपस है। तो सोचिए वहाँ की, मतलब ये है ना, आप सोचिए एथिकल कहाँ रह गई, आपकी मोरालिटी कहाँ रह गई। आपको खुद पता है कि इंटरनेशनल लेवल का कैंपस है, तो यहाँ से बाहर से आके स्टूडेंट पढ़ेंगे, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है भी, तो आपके जेब से थोड़ी जा रहा है। क्या कहाँ से आपको ये राइट्स या मोरालिटी है आप में, लॉ एंड ऑर्डर्स के अलावा भी, कि आप इतने भद्दे तरीके से भद्दे शब्द का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे लीगली एक्शन होना चाहिए। इवन इंस्टीट्यूशंस को, यहाँ पे जो भी कपल्स का जो इशू था, लड़की ने सुसाइड कर लिया, बहुत बड़ा इशू है ये, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बैठना चाहिए, रादर देन प्रोफेसर्स को सीधा उतर के यहाँ पे आप अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ पूरा आर्टिकल है, आप प्लीज़ इसको देखिएगा, बहुत ही कंसर्निंग एक इशू है। तो यहाँ पे हम एथिक्स में इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका।
ठीक है, कि आप सोचिए विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है इंडिया पूरे ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे। आप अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अभी आपको भी रिसेंटली पता होगा कि हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कि इंडिया में आके आप इन्वेस्ट करिए, हमारे स्टूडेंट्स भी बाहर माइग्रेट हो, इन जैसे फिनोमिना, इन जैसे पॉलिसीज़ का हम गवर्नमेंट के द्वारा लाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे आज भी लोकल्स में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी सच्चाई दिखा रहा है कि आप जिस तरह से बढ़ रहे हो, लेकिन आप जिस तरह से प्रेजेंट में एग्जिस्ट हो, दूर दूर तक रिलेशन जो है इनवर्स है ना। तो ये ओवरऑल आज आर्टिकल था। थैंक यू।